So, good evening and welcome to the first lecture of periodic classification of elements. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस चैप्टर में इस हम क्या कर रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? स्टडी को आसान करने के लिए, समझने के लिए, अपने वर्कलोड को कम करने के लिए। ठीक है, इन सब चीजों के लिए क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन किया जाता है ताकि हम समझ सके कोई भी नई चीज डिस्कवर हो। जैसे क्लासिफिकेशन सिर्फ हम एलिमेंट्स में नहीं करते, बायो में भी हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा, डाइवर्सिटी 9 क्लास का चैप्टर है, तो वहां पे भी क्लासिफिकेशन किया गया ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, ताकि जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक ग्रुप में रखा जा सके, उनकी स्टडी आसान हो जाए, उनको अच्छे से समझा जा सके। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है। लेकिन क्लासिफिकेशन के लिए कुछ आपको सिमिलैरिटीज चाहिए एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखने के लिए, और डिसिमिलैरिटीज चाहिए उस पर्टिकुलर ग्रुप में ना रखने के लिए। तो यहां पे एलिमेंट्स की भी बात करेंगे, तो यहां पे भी क्योंकि क्लासिफिकेशन नेचुरल है, हम नेचुरल लाइफ में अपनी लाइफ में भी अगर आप डेली बेसिस की बात करें तो वहां पे भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। हर जगह क्लासिफिकेशन हो रहा है। आप मार्ट में चले जाइए, मॉल्स में चले जाइए, तो ये बच्चों का सेक्शन है, ये बड़ों का सेक्शन है, ये जीन्स वेयर है, यहाँ कॉस्मेटिक्स है, यहाँ पे फुटवेयर्स हैं। आप देखिए क्लासिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि उससे क्या हो रही है? आसानी पैदा हो रही है। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते चले गए, ठीक है, अगर एलिमेंट्स की हम बात करें तो ऐसा नहीं कि सारे एलिमेंट्स एक साथ एक रात में आके सामने आ गए और उनको डिस्कवर कर लिया। टाइम बाय टाइम डिस्कवरी होती गई, नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते चले गए, और जैसे जैसे उनका नंबर बढ़ता चला गया तो साइंटिस्ट ने कहा कि एक तो भैया इनको याद करना, दूसरा है कि इनकी प्रॉपर्टीज, किस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कॉमन प्रॉपर्टीज है, क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, तो इससे अच्छा इसको हम क्या कर लेते हैं? क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक है, मोर देन 115 एलिमेंट्स हम लोग के पास है। ठीक है, मोर देन 115 एलिमेंट्स, टिल डेट 119 यू कैन कॉल। ओके, और ये जो एलिमेंट्स हम लोग के पास हैं, तो अब इनको ग्रुप्स में डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक, अकॉर्डिंग टू देयर फीचर। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया। तो साइंटिस्ट आए जिसमें हम कुछ इसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री जानना जरूरी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बनना। ठीक है, तो वहां तक पहुंचने से पहले हम ये देखेंगे कि शुरुआत कहां से हुई, कैसे कैसे मींस क्लासिफिकेशन किया गया, कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व हुए। सारे साइंटिस्ट को तो हम नहीं देखेंगे, कुछ चुनिंदा साइंटिस्ट है जैसे डॉवरीनर, यूलेंस, ओके, मेंडलीव्स, देन वी विल गो फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, तो यहां पे जब क्लासिफिकेशन हुआ तो ऐसी क्या चीज थी, क्योंकि देखो जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमेशा कोई ना कोई बेस एज्यूम करते हैं, कोई ना कोई बेसिस लेना पड़ता है क्लासिफिकेशन का। तो यहां पे भी साइंटिस्ट ने उसका बेस सेलेक्ट किया, मतलब किस बेसिस पे आप एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें। ठीक है, तो शुरू में जो है उन्होंने जो बेस लिया, एटॉमिक मास लिया। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या लिया? एटॉमिक मास लिया। ठीक है, अब देखो अगर आप कोई काम करने जाओ और उसका आप बेस गलत चूज कर लो, तो हो तो सकता है कि फॉर टाइम बिंग आपको अपने मतलब की चीज कुछ ना कुछ पूरी होती हुए दिखे, आपका जो मकसद है उसको मींस काम करने का वो कुछ पूरा होता हुआ दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी आ जा रही, कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ जा रही। तो ये होता कब है? जब आप कोई गलत एजम्पशन कर लेते हैं, जब कुछ आप गलत बेस सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अब क्लास है, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए फॉर बॉयज, सेक्शन ए फॉर गर्ल्स, एज्यूम कर लेते हैं। तो अब दो सेक्शंस बनाना है। ठीक है, अब वहां पे आपने एजम्पशन किया, मींस ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, मींस द बॉयज विल सिट इन क्लास दैट इज ए सेक्शन एंड द गर्ल्स विल सिट इन द बी सेक्शन। ठीक है, तो ये आपको करना था, लेकिन आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो गलत चूज कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पर हाइट चूज कर लिया, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हाइट चूज कर लिया।
तो शुरू करते हैं, हाइट के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तो हाइट के साथ क्या, अच्छा चलो ठीक है, तुम जो एक हाइट के हैं, ज्यादा सबसे लंबे हाइट के वो एक जगह आ जाए। तो इत्तेफाक से शुरू में जब आपने सिलेक्शन स्टार्ट किया तो जो लंबे हाइट के थे वो जनरली बॉयज निकले। जब शुरू में आपने स्टार्टिंग किया वो बॉयज निकले, तो आपने एक सेक्शन में बैठा दिया। ठीक है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए तो बॉयज और गर्ल्स दोनों में, अब देखो आगे बढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, गलत बेसिस चूज करनी है। ठीक है, हमें करना था कि लड़कों को एक सेक्शन बिठाना था, लड़कियों को एक सेक्शन बिठाना था, बट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जेंडर ना चूज करके हमने हाइट चूज कर लिया। अब क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर, तो क्लासिफिकेशन जब स्टार्ट किया तो हमने सबसे लंबे हाइट के इत्तेफाक से जब लिया कि भाई ऑर्डर में लेते हैं हाइट को, तो फिर जितने लंबे हाइट वाले थे इत्तेफाक से बॉयज निकले, तो आप बॉयज सेक्शन में बैठाते चले गए उसको। आपने कहा अरे मेरा काम हो रहा है, देखो बॉयज एक तरफ जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही और आगे बढ़े, मिड हाइट पे आए, तो मिड हाइट पे देखा बॉयज भी आ रहे हैं, मिड हाइट में गर्ल्स भी आ रही हैं। ठीक है, अब यहां फंस गया। तो क्या कि भाई ये बताओ क्लासिफिकेशन किसको करना था, क्या सर आपको बेसिस क्या सेलेक्ट किया, क्या करना था, मकसद क्या है, बॉयज अलग बैठे गर्ल्स अलग बैठे। लेकिन हाइट को चूज कर लिया, बेसिस गलत सेलेक्ट कर लिया, तो अब उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बॉयज और गर्ल्स दोनों को ए सेक्शन में आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही आपने किया, आपने कहा अरे बॉयज को अलग करना था, गर्ल्स को अलग सेक्शन देना था, लेकिन यहां पे तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ही गलत हो गया। जिसके वजह शुरू में तो ऐसा लगा कि मेरा काम सही चल रहा है, लेकिन बीच में फंस गए। सेम यही साइंटिस्ट के साथ हुआ। जब उन्होंने क्लासिफिकेशन को बेसिस चूज किया, एटॉमिक मास सबसे पहले चूज किया, फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास को चूज किया। तो शुरू में जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, तो एटॉमिक मास के बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन किया, ग्रुप्स बनाए, तो ये देखा डॉबरीनर का, अरे वाह जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। अब उसको थोड़ी पता था डॉबरीनर को कि आगे और एलिमेंट्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, एजम्पशन कर सकते हैं, लेकिन श्योरिटी नहीं थी। भाई जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए उतने हैं, तो मैक्सिमम एलिमेंट इस क्लासिफिकेशन के थ्रू, इस बेसिस के थ्रू क्लासिफाई हो गए। लेकिन जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता गया, आगे भी साइंटिस्ट होता ना, एक कोई गलती करता है, अब सब उसी को फॉलो कर रहे हैं। एटॉमिक मास को सेलेक्ट किया न्यूलैंड्स ने भी, लेकिन उसने थोड़ा चेंज किया, तो कुछ और, मतलब आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉपर हुआ, लेकिन अभी भी फसान आ रही है। फिर रिजेक्ट किया गया, फिर मेंडलीव आए, उन्होंने कुछ और एडिशन किए, तो उनका कुछ और प्रॉपर हुआ, लेकिन फिर फंस गए, क्योंकि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास लिया जो कि करेक्ट नहीं था। तो जैसे ही फिर फंडामेंटल प्रॉपर्टी को एटॉमिक नंबर लिया गया, एटॉमिक नंबर, ठीक है, जैसे ही एटॉमिक नंबर को चूज किया गया, वैसे ही क्लासिफिकेशन एकदम प्रॉपर हो गया। सारे के सारे एलिमेंट्स एकदम अच्छे से क्लासिफाई हो गए, अच्छे से ग्रुप्स और रोज में अरेंज हो गए, उनकी स्टडी आसान हो गई। ठीक है, और बहुत सारे जो क्वेश्चंस अराइज हुए थे पिछले क्लासिफिकेशन में, मेंडलीव के, न्यूलैंड्स के, वो सारे आंसर मिल गए। और इसीलिए आज तक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास है, उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो ये एक हिस्ट्री है मींस क्लासिफिकेशन की। ये कहानी अच्छी लगी आप लोगों को? तो ये जो कहानी है बस यही है इस चैप्टर में, इसी को टेक्निकली समझेंगे और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, जनरल ट्रेंड्स को देखेंगे कि अलोंग द ग्रुप क्या ट्रेंड रहता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, अलोंग द पीरियड क्या ट्रेंड रहता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। इस ट्रेंड को हम स्टडी करेंगे। तो चैप्टर खत्म हो गया, फिनिश। ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। बस खत्म। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं डॉबरीनर ने क्या कमाल किया।
ठीक है, सो द वन इज डॉब्रीनर ट्राइड्स। अच्छा, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आती है ना? कश्यप कह रहे हैं अल्लाह हाफिज। मेरी आवाज क्लियर आती है ना? ओके okay. अगर कोई बच्चे अगले सेशन के लिए, क्योंकि अगला सेशन इंशाल्लाह 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, अभी 9-10 का ही ले रहे हैं, अगर 8th में स्टूडेंट हुए तो क्लास में स्टार्ट कर सकता हूँ 8 के भी। तो इफ एनी वन स्टूडेंट मैं ऐड करूंगा घोसी में, मीन्स अभी बाद में 15 मार्च के बाद, ठीक है, हो सकता है 20 मार्च के बाद मैं ऐड करूंगा। तो 1 अप्रैल 2022 से आपका जो है वो सेशन नया स्टार्ट हो रहा है, तो कोई इंटरेस्टेड होगा तो जरूर रिकमेंड कीजिएगा, ठीक है। 9-10 ज्यादा फोकस्ड है इस बार, क्योंकि स्कूल की वजह से 3 घंटे शायद मैं ना दे पाऊँ नेक्स्ट सेशन, मतलब जब तक ये स्कूल है, क्योंकि वहां पे भी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। तो इस वजह से 2 क्लासेस लेना मेरे लिए आसान होगा, तो इसलिए मैं 2 क्लास पे फोकस कर रहा हूँ। हालांकि 11-12 बायो के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अच्छे खासे हैं, अगर उसमें एडमिशन हो गया 11-12 बायो में, तो हो सकता है मैं 11-12 का बैच चला दूं बायो का, बायो मतलब बायो सब्जेक्ट का, नॉट फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, ओके। तो नया सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, ओके। सो डॉब्रीनर ट्राइड की हम बात करते हैं। डॉब्रीनर ट्राइड की अगर हम बात करें, तो ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है, वाज अ जर्मन साइंटिस्ट। और 1829 में उसने, याद रखिए जितने डॉब्रीनर, मेंडलीफ, आपका न्यूलैंड्स, इन सब ने एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी बना, ओके, एटॉमिक मास, ओके। और डॉब्रीनर वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश a relationship between properties of elements and their atomic masses, okay, properties of elements and their atomic masses. Just give me 1 minute. ओके, तो अगर डॉब्रीनर ट्राइड की बात करें तो उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज, मतलब एटॉमिक मास को बेस बना लिया, तो मतलब अगर जितने एलिमेंट्स आपके पास है, अगर आप इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। सो व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the increasing order of their atomic masses, increasing order of atomic masses, ठीक है, then the groups of 3 elements, मतलब उसने डॉब्रीनर ट्राइड मतलब 3, तिगड़ी, 3 का ग्रुप,
Wait a second. The inspection work is to be done. On 9th March, there is inspection for plus 2 affiliation. So one new work has been assigned. We have to go on Saturday also. Sorry, Sunday. Okay. So when the elements are arranged in the increasing order of atomic masses, groups of 3 elements. I'm not deleting it, Shazan. Okay. So the group of 3 elements known as triads. Okay, known as triads. Okay, having similar properties, are obtained. Okay, and more specifically, if you talk about, so that is similar chemical property. Similar chemical properties. Okay, are obtained. तो उसने ये कहा कि जब एटॉमिक मासेस यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप अरेंज करोगे एलिमेंट्स को तो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप मिलेगा और उन तीनों एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? दैट विल बी सिमिलर. तो ये डॉब्रीनर ने कहा. अब जाहिर सी बात है, जब सिमिलर प्रॉपर्टीज मिल रही हो तीनों एलिमेंट्स को, उसको आप एक ग्रुप में रखोगे. जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं मिल रही उनको आप अलग ग्रुप में रखोगे. एग्जैक्टली. सो वही डॉब्रीनर ने अपने इस ट्राइड फॉर्मूले से, एक ट्राइड स्टेटमेंट से जो है डॉब्रीनर ट्राइड्स को बनाया और एक स्टेटमेंट दिया अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज. ठीक है. और फिर ये हुआ कि मान लो ये 3 एलिमेंट है, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी और एलिमेंट सी. डॉब्रीनर ट्राइड से ये 3 एलिमेंट्स एक ग्रुप में आए और इन 3 एलिमेंट्स का, ठीक है, इन 3 एलिमेंट्स का मींस जो प्रॉपर्टीज है वो केमिकल कुछ सेम है. तो डॉब्रीनर ट्राइड के अकॉर्डिंग, मतलब यहां पे ये अभी खत्म नहीं होता. ठीक है. उसने और क्या कहा मजीद कि ये जो इन तीनों के बीच में एलिमेंट लाई करेगा, ये वाला, जैसे यहां बी है, तो इस बी का जो एटॉमिक मास होगा वो बाकी जो इधर उधर चंगू मंगू हैं इनके एटॉमिक मासेस का मीन होगा. पॉइंट समझ में आया? ठीक है. तो अगर इसको मैं ऐड करूं आगे तो क्या होगा? Having similar chemical properties are obtained and the atomic mass of the middle element, okay, is the arithmetic mean of the atomic masses of the other 2 elements. ठीक है. कोई डाउट? पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है. अब उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़े, मिटाएं इसको. हाँ भाई, मिटा दें.
ओके, अब देखो, तो डॉबरिनर ने जब ट्राइड बनाया तो जैसे एक ग्रुप क्या मिला, एक ग्रुप मिला द एल्कली मेटल ग्रुप, एल्कली मेटल, ये ग्रुप मिला। अब इसमें क्या मिला, एक लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, ये ग्रुप मिला। और आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखो तो यही एक ट्रेंड रहता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखो सोडियम कहां आ रहा है, हालांकि बाद में आ रहा है, लिथियम के बाद ही में आ रहा है, लेकिन कितने बाद में आ रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहां पे देखो लिथियम के बाद सीधा सोडियम, लिथियम के बाद सीधा सोडियम आता है ग्रुप में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन अगर रोज में आप देखें तो सोडियम कितने बाद आ, तो लिथियम के बाद सोडियम आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी, लेकिन एक ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम उसको मिला, और इन तीनों की प्रॉपर्टी यानी एटॉमिक मास की बात करें तो 7u, 23u और 39u। ओके, तो अब देखो यहां पे जो बीच वाला सोडियम है, अब 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 करो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितना आ गया, 23u। तो देखो इसका मीन आ गया। अब और कॉन्फिडेंस कि वाह, एटॉमिक मास ही बेसिस होना चाहिए कि एटॉमिक मास के बीच में और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में डॉबरिनर ने एक रिलेशन सेट कर दिया था, शो कर दिया था। उसकी वजह से क्लासिफिकेशन हुआ और सारी चीजें मिलती चली गई। तो देखो अब इसमें जितने भी हैं, ये जितने भी हैं, कॉमन क्या है, सब मेटल्स हैं, सबके सब। अगर बात करें तो दे रिएक्ट विथ वाटर। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ऑलरेडी सारी चीजें हो चुकी हैं। दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म alkalis, okay, and hydrogen gas is evolved, plus hydrogen gas, शॉर्ट में लिख दे। तो देखो प्रॉपर्टीज कितना जो है मिल रही है। तीसरा, अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों की वैलेंसीज क्या है, देखो 1, तो कॉमन प्रॉपर्टीज मिल गई, मीन भी आ गया, तो बस एक ट्राइड ये तैयार हो गया डॉबरिनर का। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा ग्रुप जो तैयार हुआ वो एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप का हुआ। ठीक है, दूसरा ग्रुप किसका हुआ, दैट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, पहला क्या था, एल्कलाइन, दैट इज एल्कलाइन मेटल ग्रुप था। दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप था। उसमें कौन से है, एक आया कैल्शियम, फिर आया स्ट्रॉन्शियम, फिर आया बेरियम। कैल्शियम का मास 40u होता है, स्ट्रॉन्शियम का दैट इज 88, बेरियम दैट इज 137। ठीक है, ये ग्रुप दूसरा मिला एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स है वो कहां पर जाते हैं, मेनली अर्थ में। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड व्हाट, द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो आप देखो यहां पे 40 + 137 करो डिवाइडेड बाई 2, कितना है, 7, 7 and 1, ये आ गया 2 8 16, 9 2 8 16, 88 point something, 88.5 is around 88 आया। ठीक है, तो ये दूसरा ट्राइड मिला। इसमें भी देखो कॉमन क्या है, सबके सब क्या है, मेटल से। सबकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी सबकी 2 है, Ca2+, Sr2+, Ba2+, सबकी वैलेंसी क्या है, 2 है। ठीक है, और थर्ड क्या है, द ऑक्साइड्स, जितने भी इसके ऑक्साइड्स वो सबके सब क्या होते हैं, अल्कलाइन नेचर के होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है अल्कलाइन, दे आर फाउंड इन अर्थ, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये दूसरा ट्राइड मिलकर तैयार उसको मिला। ठीक है, तीसरा ट्राइड जो मिला वो किसका मिला, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप
like chlorine, bromine, and iodine. Okay, chlorine, bromine, iodine. Incoming. Okay. Chlorine, bromine, and iodine. Now, क्लोरीन के मास की बात करें तो क्लोरीन का मास कितना, दैट इज अबाउट 35.5 U. ओके, ब्रोमीन का दैट इज 80 U. आयोडीन का 127 U. ठीक है, तो अब यहां पे ब्रोमीन के देखो मास कितना है 80, तो अब 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाय 2 करोगे तो इसका मास अराउंड बीच वाले के मास के बराबर आ। कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होगी, सबके सब क्या है, नॉन मेटल्स। ठीक है, सबके सब क्या हो गया, नॉन मेटल्स हो गए। ठीक है, दूसरी कॉमन क्या प्रॉपर्टी, हैलोजन से सॉल्ट जनरेटर। ठीक है, so all of them like chlorine, bromine, iodine means they will react with water to produce acids. They will show what similar chemical properties. Produce what, acids. Okay, next one is if you talk about वैलेंसी की बात करते हैं, तो वैलेंसी की अगर हम बात करें तो सबकी क्या है, 1 है। देखो क्लोरीन की भी 1, Cl माइनस, क्लोराइड आयन Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। नहीं, ये हम उसकी बात कर रहे हैं, डिस्कवरी जितने डिस्कवर हुए थे, तो ये डॉब्रीनर का यही ट्राइड था, उस वक्त यही एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। ठीक है, तो हम डॉब्रीनर के जमाने में जाके बात कर रहे हैं, दोस्तों लिमिटेड एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे। तो यही हुआ कि ये कुछ ट्राइड्स उसको मिले, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं मिला, और डॉब्रीनर तो चले गए दुनिया से, लेकिन और जो साइंटिस्ट थे, जब बाकी के और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए बाद में, तो फिर देखा कि वो ट्राइड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस जितना था उस वक्त उतना ही। हालांकि एक दो ट्राइड्स और इसके अलावा, बट इट इज नॉट नेसेसरी ओवर हियर कि सारे ट्राइड्स को डिस्कस किया, इट इज नॉट इन योर कोर्स आल्सो। तो ये हुआ कि वो जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, फिर वो ट्राइड को फॉलो नहीं कर रहे, गड़बड़ी आ रही है, रुकावट आ रही है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो फिर फाइनली इसको रिजेक्ट किया। उसके बाद साइंटिस्ट आए न्यूलैंड, और उन्होंने दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये थोड़ा म्यूजिकल थे, ठीक है, और इन्होंने भी एटॉमिक मास को लिया, मतलब ये किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था, तो इसीलिए कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, सो दैट्स 1866। और इसने भी बेस क्या बनाया, एटॉमिक मास। इसने भी कहा कि जो एलिमेंट्स हैं उनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज करो। ठीक है, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स से थोड़ा सा, ऑक्टा मींस 8, तो कहां से उसको ये आइडिया मिला बताते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि जो म्यूजिक होती है उसमें 8 सुर होते हैं ना, सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी, सा। तो देखो 1 2
3 4 5 6 7 8, यानी एवरी एट्थ यानी पोजीशन पे देखो फिर से रिपीट कर रहा है सब। तो इसी तरीके से कि अगर वहां की बात करें, आप बाहर की बात करें, तो यही नोट्स अलग हो जाते हैं, मतलब होता तो वही है, नाम थोड़ा सा अलग हो जाता है। दैट इज दो, रे, मी, फा, सो, ला, टी, तो। यहाँ पे सारे गामा पा सा है, वहां पे दो, रे, मी, फा, सो, ला, टी, तो। ठीक है, तो देखो ये दो यहां पे हुआ, फिर उसके बाद फिर एट्थ पोजीशन पे फिर रिपीट कर रहा है, क्योंकि यहां पे आपको क्या देखना है, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज देखना है ना, रिपीटेशन, क्योंकि रिपीट कर रही है प्रॉपर्टीज। लिथियम के बाद सोडियम आया, सोडियम के बाद पोटेशियम आया, तो क्यों आ रहा है वो एक ग्रुप में, क्योंकि प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही है। प्रॉपर्टीज क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो यही से ये ऑक्टेव्स का रूल उसने बनाया और उसको देखा उसने, और ये कहा कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, when elements are arranged in the order of increasing atomic mass, in the order of increasing atomic mass, यानी जब आप उनके atomic masses के means arrange करेंगे, तो the properties of the eighth element are the repetition of the properties of the first element. This was the law of octaves. Means when the elements are arranged in the order of increasing atomic masses, the properties of the eighth element are the repetition of the properties of the first element. यानी eighth element जो है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से क्या होगी, वो अरेंज होगी। तो वहां पे भी जब उसको अरेंज किया गया तो डॉब्रीनर के ट्राइड भी उसमें मिले, लेकिन ये और अच्छा था क्योंकि ये और जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनको भी एकोमोडेट कर रहा था। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। तो ये न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, और इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद भी उसके लिमिटेशंस थे, इस लॉ के लिमिटेशंस थे। ठीक है, पहला लिमिटेशन क्या था, ठीक है, मींस जब सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो इट वाज ओनली applicable up to calcium only. It was only applicable एक मिनट, अब नेट में 1865 दिया हुआ है उसको हटा ही दो, सब डेट वेट जो ना कभी कभी बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। चलो उसको 1864 कर लो,
एनसीईआरटी में कितना, हाँ पीयूष कह रहे हैं एनसीईआरटी में 1866 है। वही मैंने कहा, शायद मैंने कहीं पढ़ा हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है मुझसे गलती भी हो गई हो। डेट वेट चलो कोई बात नहीं, कहीं अब एक जगह इंटरनेट पर 1865 दिया हुआ है, ठीक है। सो इट वाज एप्लीकेबल टू द एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। दूसरा, he assumed that, जब उसने किया तो उसने ये कर लिया कि भाई सिर्फ, क्योंकि assume that only 56 elements exist, उसने ये assume कर लिया कि इस पूरे दुनिया में सिर्फ 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसने जब अरेंज किया, देखो जब ये हम ये पढ़ेंगे ना ये सारी चीजें, अरे जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड ऑल, तो अपने सामने बुक जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि जब डिस्कस करेंगे, हालांकि मैं यहाँ पे टेबल को ओपन करूंगा लेकिन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो अगर आप बुक में देख रहे होंगे तो ये देखिएगा जब न्यूलैंड ने उसको अरेंज किया तो कोबाल्ट और निकल को साथ में रखा। ठीक है, मींस एलिमेंट्स फिट हो जाए उसके टेबल में, तो ही प्लेस्ड कोबाल्ट एंड निकल इन वन ग्रुप। लेकिन उसका कोई खास आंसर उसके पास नहीं था। लोगों ने पूछा भाई ऐसा क्यों किया, ऐसा तो नहीं साइंटिस्ट कुछ भी करते, ये सवाल होते हैं, सारी चीजें होते, जवाब नहीं दे पाते आप, या आप आंसर उसका नहीं कर पाते, तो आपकी थ्योरी और सारी चीजें रिजेक्ट हो जाती हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जो उस वक्त जवाब नहीं दे पाए, लेकिन बाद में उनके डिस्कवरीज और इन सारी चीजों को माना गया, लेकिन उस वक्त जवाब नहीं दे पाए जिस वक्त उनसे पूछा गया। ठीक है, तो इससे क्या अंदाजा होता है कि ऐसा नहीं है, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, लेकिन इतना एडवांसमेंट नहीं था उस वक्त, वो चीजें सामने नहीं आई, डिस्कवर नहीं हुई, नॉलेज इतनी जो है वो नहीं आई, तो वो आंसर नहीं कर पाए चीजों को। तो ये जरूरी नहीं है कि आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आप हमेशा आंसर लेके तैयार रहो। आप गूगल नहीं हो, आप इंसान हो, आप किसी चीज को आंसर करने के लिए वक्त ले सकते हैं। इट इज नॉर्मल थिंग। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ, ये बात अलग है कि आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन हर चीज की नॉलेज हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर मान लीजिए आपको कोई चीज, स्टूडेंट ने कुछ आपसे पूछा, या आपसे किसी ने पूछा, नॉट स्टूडेंट टीचर, किसी ने पूछा, अगर आपको नहीं पता तो यू कैन सेफली आस्क, ओके ठीक है मैं देख के बताता हूं। ठीक है, बिकॉज यू आर अ टीचर, यू आर नॉट अ क्रिएटर। आपने दुनिया नहीं बनाई है, आपने इस यूनिवर्स की तखलीक नहीं की है। यू हैव नॉट क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, दिस यूनिवर्स, दैट यू विल नो ईच एंड एवरी बिट ऑफ दिस। इज इट पॉसिबल? हाँ, ये बात अलग है कि मान लीजिए आप हैं और आपसे एकदम बेसिक पूछा गया भाई 2+2 क्या है, आप कहें कि भाई ये तो मैं देख के बताऊं, वैसा भी नहीं है। ठीक है, तो he placed both the cobalt and nickel in one group, but ये नहीं है कि वो आंसर उसको कर पाए। ठीक है, और कोबाल्ट और निकल एकदम डिफरेंट थे प्रॉपर्टीज में, उसके बावजूद साथ में रखा। और आयरन विच वाज हैविंग, अच्छी बताओ आयरन की प्रॉपर्टीज किससे ज्यादा मैच करेंगे, कोबाल्ट से या निकल से? या दोनों से? मैग्नेटिज्म को याद करो। व्हाट इज अ मैग्नेट? मैग्नेट इज द सब्सटेंस व्हिच कैन अट्रैक्ट material which is made of iron, cobalt and nickel. So iron which was having, you can say, resemblance with cobalt and nickel,
was placed far away, यानी उसे दूर रखा गया। उन्होंने कहा अरे भाई कोबाल्ट निकल को तुमने साथ में रख दिया, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सॉरी मैंने बोल दिया तो डिफरेंट है, सेम है, सॉरी सेम है लेकिन साथ में रखा। सॉरी इट वाज माय मिस्टेक, मैं डिफरेंट बोल गया इसको। सेम है, उसके बाद क्या रखा? साथ में रखा। ठीक है, लेकिन जो आयरन है इसकी भी प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रही है कोबाल्ट और निकल से, तो आपने इसको अलग क्यों रखा? हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कोबाल्ट और निकल की सारी प्रॉपर्टीज सेम है, ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऑल प्रॉपर्टीज, डिफरेंस है। मतलब इतना भी सिमिलर नहीं है कि आप इसको जो है साथ में रख दें। देयर आर डिफरेंस, दैट्स व्हाई इट्स अ कोबाल्ट एंड दिस इज द निकल। यू कैन नॉट से कोबाल्ट एंड निकल आर सेम, you can say they resemble in some properties. Getting my point or not? हाँ ठीक है, तो यहां पे वही चीज है कि तो ये कुछ लिमिटेशंस थे किसके? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के। ठीक है, अच्छा ये बताओ कल 4 बजे आ सकते हो? कल तो फ्राइडे है। हाँ भी बताइए, जैद भी है, श्रेया भी है, शीजान भी है, वफा भी है, बताइए। नहीं मेरा कंसर्न, आप लोग तो आ ही सकते हैं 4 बजे। पीयूष तुम तो आ सकते हो 4 बजे। श्रेया, वफा, शीजान, जैद, आप लोग बताइए। ओके शीजान, मैं दिखा दूंगा लास्ट पॉइंट। वफा, श्रेया, श्रेया, 4 बजे इंडिया के, क्योंकि जब मैं टाइम बोलता हूँ वो इंडिया के होता है, आप लोग कैलकुलेट कर लें अपने अकॉर्डिंग, 1.5। श्रेया इज नॉट आंसरिंग। आफ्टर हाफ एन आवर, चलिए ठीक है मैं देखता हूँ, क्योंकि बेटा ये है ना कि 3 से 4 9 की क्लास हो जाएगी। कल आप लोग की क्लास 5 बजे ही होती है, लेकिन मेरे माइंड से निकल गया था क्लास 8 फिनिश हो चुकी है, तो वो 1 घंटे का गैप आ जाएगा। मतलब कोई ऐसी चीज है हाफ एन आवर मीन्स बहुत ज्यादा अर्जेंट या इंपॉर्टेंट? वफा, ओके चलिए फिर कल 4 बजे, 4 o'clock, मैंने अपडेट भी कर दिया ऐप पे। ओके एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, यू वांट टू डिस्कस? तो कल हम पढ़ेंगे मेंडीव्स, फिर आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इसके ट्रेंड पे, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाए। तो हो सकता है कल भी फिनिश हो सकता है चैप्टर, और इट विल टेक 1 क्लास मोर मींस अपार्ट फ्रॉम टुमारो। Okay then. Stay home, stay safe. Good.